लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। इस किस्म की फर्जी व गलत खबरों से भी पार्टी के लोगों को गुमराह नहीं होना। विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी। अमन जी, बात यहाँ पर करेंगे आज बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के बारे में। मायावती जिनकी राजनीति पर अगर रुख कर लिया जाए तो फर्स्ट से लेकर अर्श तक हमने देखा है कि कैसे उन्होंने अपनी राजनीति को और भी ज्यादा देखा जाए दिलचस्प बनाया है, जिस तरह से उन्होंने राजनीति में कदम रखा। और आज के समय में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल ये उठते हैं, क्या मायावती जो अपने भतीजे आकाश आनंद को मैदान में उतार चुकी हैं, क्या मायावती खुद आगे आकर ये चुनाव के लिए चुनावी प्रचार पूरी तरीके से करती हुई नजर आएंगी? क्या मायावती जिस तरह से पहले राजनीति में कदम रखती हुई नजर आई थी, पहले जिस तरह से उन्होंने हर एक कदम पर अपनी पार्टी को संभाला था, क्या एक बार फिर से वो कोशिश करती हुई नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि बसपा एक समय बहुत मजबूत पार्टी थी उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर आपने देखा हो कि 2007 में तो उन्होंने अपने दम पर सरकार बनाई थी और कई बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं सूबे की। तो ऐसे में बिल्कुल अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि मायावती को निकलकर सामने आना चाहिए, क्योंकि देखिए मायावती का एक बहुत बड़ा फेस है, बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत जानी मानी शख्सियत है। अगर वो निकलकर सामने आएंगी तो जाहिर मानिए कि बसपा का जो खोया हुआ जनाधार है वो वापस आएगा और साथ में पार्टी को मजबूती मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि देखिए अभी तक भी मायावती का कहीं अता पता नहीं है, कहीं कोई खोज खबर नहीं है। हाँ, ट्विटर के जरिए जरूर वो कुछ बातें शेयर करती हैं, लेकिन देखिए राजनीति जो है वो ट्विटर से नहीं चलती। उनको उससे बाहर निकलना पड़ेगा, उससे बाहर आना पड़ेगा और साथ में अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई रणनीति पे काम करना पड़ेगा। आप देखिए जिस तरह से आकाश आनंद लगातार देख रहे हैं, कुछ जगह पर रैली करते हुए नजर तो आ रहे हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पा रहे जो मायावती कर सकती है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि मायावती जब तक मैदान में नहीं उतरेंगी, मायावती जब तक प्रचार प्रसार के लिए मोर्चा नहीं संभालेंगी, तब तक बसपा का कोई बहुत बेहतरी होती हुई नजर नहीं आएगी। आपने देखा है कि जब से मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी एक तरीके घोषित किया है, उसके बाद से लगातार बसपा पार्टी जो है वो मुश्किलों में फंसती हुई नजर आई है। तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े नाम, और आज भी जिस तरह देखा गया कि मलूक नागर जो है वो आरएलडी में शामिल हो जाते हैं, तो कई ऐसे चेहरे, कई ऐसे नाम जो पार्टी के लिए मजबूत एक कड़ी के तौर पर काम करते रहे, वो भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो यही समझा जा रहा है कि क्या मायावती का इस तरह से ढुलमुल रवैया अपनाना क्या पार्टी को बेहतर बना सकता है? देखिए मायावती को जब तक अपने कह सकते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलेंगी, लोगों के बीच नहीं जाएंगी, रैलियों को संबोधित नहीं करेंगी, तब तक जो बीएसपी का जो वोट बैंक उनका बना हुआ मजबूत वोट बैंक था वो उनके करीब नहीं आएगा। और यही हर कोई कहता हुआ दिखाई पड़ता है कि बहन जी के नाम से मशहूर मायावती आखिर कब निकलकर मैदान में आएंगी, कब मोर्चा संभालेंगी, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन बहुत नजदीक है। और आप देखिए कि 8-10 दिन रह गए, मुश्किल से 8 दिन रह गए कि जब पहले चरण का चुनाव होगा 19 तारीख को। तो ऐसे में अगर मायावती को अगर अपने आप को मजबूत करना था तो कम से कम जो पश्चिम की सीटें हैं, खासकर हम देख रहे हैं कि जिस तरह कैराना में चुनाव होने वाला, अमरोहा में है, मुरादाबाद में है, पीलीभीत में, रामपुर में, नगीना में, तो यहाँ पर अपनी मजबूती से वो पकड़ बना सकती थी। लेकिन जिस तरह आकाश आनंद प्रचार प्रसार तो कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ कह नहीं पा रहे, बता नहीं पा रहे जो पार्टी को एक सही दिशा देता हुआ नजर आया। आपने देखा बरेली में भी वो राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधते हैं, अखिलेश पे निशाना साधते हैं और चंद्रशेखर आजाद पर निशाना साधते हैं, लेकिन खुद की क्या कह सकते हैं पॉलिसी है, खुद की क्या रणनीति है, उसके ऊपर बात नहीं करते। इसीलिए कहा जा रहा है कि आकाश आनंद का जो भाषण है वो हवा हवा भाषण लग रहा है और बहुत कह सकते हैं लोगों को आकर्षित करने में नाकाम साबित हो रहा है। देखिए जिस तरह से यहाँ पर आपने चंद्रशेखर आजाद की बात की, आकाश आनंद की बात की, तो और दूसरी ही तरफ अखिलेश यादव की भी बात कर ली जाए तो मायावती एक वक्त देखी गई कि आजाद के साथ भी उनकी रणनीति बनती हुई नजर आई, अखिलेश यादव के साथ भी, और आज देखा जाए तो वही मायावती पूरी तरीके से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव अपनी पार्टी को मजबूती देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, गठबंधन
गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन मायावती गठबंधन से हटकर अपनी बात कर रही हैं कि गठबंधन में तो वह नहीं जाएंगी, अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। जब 2007 में विधानसभा चुनाव हुए तब हमने देखा कि 403 में से 206 पर पार्टी किस तरीके से प्रचंड जीत हासिल की। इसके बाद देखा गया कि आने वाले देखा गया कि उस वक्त उसके कई सालों तक वह जीत हासिल करती हुई नजर आई। 17 साल में बहुजन समाज पार्टी ने काफी कुछ देखा और 2019 में देखा कि सपा के साथ गठबंधन में आकर 38 सीटों पर चुनाव लड़ी थी बहुजन समाज पार्टी और 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन आज देखा जाए जो संभावनाएं दिख रही हैं, उन्हीं 10 सीटों पर एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी क्या जीत हासिल कर पाएगी। सवाल तो यहाँ पर ये बनते हैं कि अगर मायावती एक बार फिर से वो कमबैक करती हैं उस तरह का, क्या चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव की पूरी रणनीति फ्लॉप होती हुई नजर आएंगी, साथ में योगी सरकार की भी? देखिए, बिल्कुल अगर मायावती की बात करें तो कम से कम 10 सीटों की बात करें, लेकिन अगर 17 सीटें जो आरक्षित सीटें मानी जाती हैं उत्तर प्रदेश की, अगर उन्हीं के ऊपर मायावती मजबूती के साथ में चुनाव में जाए, मजबूती के साथ में चुनाव लड़ें, तो जाहिर बात है कि बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, दलित वोट बैंक कम से कम 22-23% के अंदर यूपी में आता है। यहाँ पर अगर जो परंपरागत वोट बैंक है मायावती का, अगर वो उनके साथ रहता है और 10-5% का जुगाड़ वो यहाँ वहाँ से कर लेती हैं, यानी कि उनकी भाषण शैली में इतनी ताकत है। क्योंकि 2007 में देखा था कि अपने बूते उन्होंने अपने दम पर कह सकते हैं कि जो बेहतर एक माहौल बनाकर हर समुदाय को साथ कर जो रणनीति बनाई थी वो बड़ी कारगर साबित हुई थी। चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो, चाहे दलित हो या मुस्लिम हो, उन्होंने सबको लेकर एक जो कह सकते हैं कि एक कुनबा बनाया, उसका उनको बहुत बड़ा फायदा मिला। और 2007 में मायावती अपने दम पर सत्ता में आई, लेकिन 2012 के बाद से जिस तरह से लगातार उनकी जो स्थिति है कमजोर हुई, उसका कारण भी ये है कि तमाम वर्गों से उनका जो कह सकते हैं पकड़ है वो ढीली हुई है, कमजोर हुई है। इसीलिए 2014 में जब बीजेपी का दौर आता है तो मायावती वहां पर एक कह सकते हैं साइडलाइन होकर रह जाती है, एक भी सीट उनको नहीं आती। 17 में वो विधानसभा चुनाव फिर हारती हैं। 19 में कह सकते हैं कि अखिलेश के साथ में मिलकर इलेक्शन लड़ती हैं, जैसा आपने बताया 10 सीटें वहां पर जीतती हैं। लेकिन 22 में आते थे फिर वो कहती हैं कि भाई मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी विधानसभा का, मुझे जरूरत नहीं किसी की भी, और देखिए महज एक सीट वो जीत पाती हैं। तो ये तमाम सारे सवाल हैं कि जो जमीनी स्तर पर उनका जो मजबूत वोट बैंक हुआ करता था वो अब खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी को वो दोबारा अपनी पार्टी में लाने के लिए मायावती को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो पूरी कवायद है उसमें आकाश आनंद का जो इम्पैक्ट है बहुत बड़ा नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अभी भी बीएसपी के मैं थोड़ा सा खत्म कर रहा हूँ कि बीएसपी के पक्ष में माहौल नहीं बन पा रहा है, जिससे आप ये मानकर चलिए कि मायावती का आना बहुत अनिवार्य है। आकाश आनंद को जरूर उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है, लेकिन जो एक बात होनी चाहिए वो बात नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी बन जाता है आकाश आनंद को लेकर, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, आज जिस तरह से मलूक नागर ने पार्टी को छोड़ दिया, एक इमोशनल लेटर भी उन्होंने मायावती के लिए लिखा और बताया कि आखिरकार पार्टी क्यों छोड़ी। और ऐसे कई नेता हैं जो सपा में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार आकाश आनंद की रणनीति क्या वाकई में कमजोर पड़ चुकी है? देखिए प्राची, अगर हमें समझना पड़ेगा कि बीएसपी की जो नींव है वो संघर्ष के बाद रखी गई। कांचीराम हो, मायावती हो, ये सब वो चेहरे रहे हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर लगातार संघर्ष किया और लोगों के बीच में अपनी जगह बनाई है और लोकप्रियता हासिल की है। लेकिन अगर आकाश आनंद को आप देखें, आजाद ने भी यही बात कही कि भाई मायावती जो हैं या कांचीराम जो है, इन्होंने हमेशा संघर्ष को तवज्जो दी है, संघर्ष करते हुए अपनी कह सकते हैं कि उपलब्धियों को पाया है। ऐसे में अगर आकाश आनंद को सीधे तौर पर लैंड करा दिया जाएगा, उनको नेता बना दिया जाएगा, तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी। और यही बात आजाद ने कही कि जो संघर्ष करता है उसको उसका दायित्व मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। लेकिन मायावती ने जिस तरह से अपने भतीजी को कह सकते हैं आगे किया है वो सवालों के घेरे में, क्योंकि उन्होंने जमीनी स्तर पर कुछ भी काम नहीं किया। ऐसे में जहां भी जा रहे हैं सिर्फ अखिलेश की बुराई करने से या कह सकते हैं आजाद के ऊपर चार बातें बोलने से राजनीति नहीं आती। आपको जमीनी स्तर पर मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपके अंदर नेता वाले गुण पैदा होंगे। लेकिन आकाश आनंद के अंदर मुझे लग रहा है कि अभी बहुत काम करने की जरूरत है उनको भी अपने ऊपर, और साथ में मायावती को अगर साथ लेकर उनको चलेंगी तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से उनको मजबूत कर पाएंगे। लेकिन इस तरह से अगर अकेला छोड़ देंगे आकाश आनंद को तो इस रण के अंदर कहीं ना कहीं वो खोते हुए नजर आएंगे, और यही कहीं ना कहीं उनके अंदर सबसे बड़ी कमजोर कड़ी बन जाएंगी। जो कह सकते हैं कि नीति होनी चाहिए कि मायावती के साथ में उनको लगातार तमाम रैलियां करनी चाहिए, वो जो नीति है उनके लिए बेहतर साबित हो सकती है। लेकिन अगर अकेले इस तरह से घूमेंगे तो कोई बहुत तवज्जो बीएसपी को और साथ में आकाश आनंद को नहीं मिलेगी। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में मायावती एक बार फिर से वो जोरदार वापसी करती हैं राजनीति में या फिर नहीं। यहाँ पर आपको उनका एक बयान भी सुना देते हैं। अपने जन्मदिन के मौके पर उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि गठबंधन किसी भी दल के साथ नहीं होगा और मरते दम तक वह बहुजन समाज पार्टी को इसी तरीके से संभालती हुई नजर आएंगी, राजनीति वह छोड़ने वाली नहीं है। सुनिए जरा मायावती ने क्या कुछ कहा था। यहाँ ये बात भी जरूर ध्यान में रखकर चलना होगा कि ये लोग अपने इस मकसद में कामयाब ना हो सके तो उसके लिए यहाँ
सभी विरोधी पार्टियां अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती हैं, जिनसे इन्हें हर स्तर पर सावधान रहना होगा तथा गुमराह भी नहीं होना है। और इस मामले में ताज़ा उदाहरण ये है कि अभी हाल ही में विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके साथ ही पिछले महीने पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक में आम सहमति से श्री आकाश आनंद को मैंने अपना एकमात्र उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो उसके बाद से बीच में अब मीडिया में ये भी फर्जी व गलत खबरें प्रचारित की जा रही हैं कि ऐसा लगता है कि अब बीएसपी प्रमुख जल्दी ही राजनीति से संन्यास लेने वाली है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। जबकि मेरी जिंदगी का आखिरी सांस भी पार्टी को मजबूत बनाने में ही लगा रहेगा। इस किस्म की फर्जी व गलत खबरों से भी पार्टी के लोगों को गुमराह। अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार मायावती का अगला अहम फैसला क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या कुछ करती हुई नजर आती है मायावती। लेकिन इस पूरे ही राजनीतिक प्रकरण पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।